की डिफिनेशन पढ़ी थी, कुछ डिफिनेशन पढ़ी थी, बाकी की कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 10 सब सेक्शन 10 बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते कौन है? एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर हैं, टोटल डायरेक्टर, ठीक है, टोटल डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं पार्ट टाइम होल टाइम, ठीक है, उन सभी डायरेक्टर को, ठीक है, उन सभी के डायरेक्टर को कलेक्टिवली बॉडी को, इनकी कलेक्टिव बॉडी को, ठीक है, कलेक्टिव बॉडी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कलेक्टिव बॉडी इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब जो कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डजंट मैटर, हम उन सभी डायरेक्टर की होल बॉडी को, ठीक है, उनको इकट्ठा जब होते हैं वो सबको मिला करके जितना बनता है, जो एक ढांचा बनता है, उसी ढांचे को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, यानी डायरेक्टरों का एक ग्रुप जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। अभी ये हो गया है। अब अगला देखेंगे हम, दूसरा हमारा आता है 2 सब सेक्शन 11 में, ठीक है, बॉडी ऑफ कॉरपोरेट, यानी कि जिसको कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। अब एक हर स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल आता है, ठीक है, कि कंपनी और कॉरपोरेशन में कुछ फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर 2 वर्ड डिफाइन किए गए हैं किसी एक्ट में, किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट में अगर वो वर्ड डिफाइन किए गए तो जाहिर सी मतलब है कि उनका कोई ना कोई अलग अलग मीनिंग होगी, ठीक है। तो अभी कंपनी का तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी एक्ट हमारा बताता है 2 सबसेक्शन 20 बताता है कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या इससे पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, हम उसको कंपनी मान लेंगे, वो भी इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एक्ट कहाँ के हैं? इंडिया के। बट कॉरपोरेशन के केस में क्या है? कॉरपोरेशन में कहते हैं कोई भी कंपनी होगी जो बनी होगी कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कोई कंपनी बनी होगी बाहर, इंडिया के बाहर, ये हमारा एक टेरिटरी है जिसको हम कहते हैं इंडिया, ठीक है। इसके बियॉन्ड जाके, इसके बाहर जा कर के कोई कंपनी बनी है, उस कंपनी को हम बोलेंगे कॉरपोरेशन, बॉडी ऑफ कॉरपोरेट, ओके। इनमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और कोई अदर बॉडी कॉरपोरेट है जो कंपनी, इस कंपनी एक्ट में डिफाइन है, ठीक है, जो कंपनी की कैटेगरी में गिरती है, उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी इतनी बेसिक सी मीनिंग थी। अब दूसरा देखेंगे हम कि 2 सब सेक्शन 23, ठीक है, 2 सेक्शन 2 धारा 2 शब्दधारा उसकी उपधारा 23 में कंपनी लिक्विडेटर किसको कहते हैं? कंपनी लिक्विडेटर को जानने से पहले हमको जानना होगा कि लिक्विडेटर होता कौन है, किसको कहेंगे लिक्विडेटर, ठीक है। लिक्विडेटर वो बंदा होता है, एक ऐसा बंदा होता है, ठीक है, जिसको कंपनी, जब कोई कंपनी विघटन में आती है, कंपनी बंद होने वाली होती है, कंपनी अपना अस्तित्व खत्म करना चाहती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी जाती है कंपनी कोर्ट के पास, ठीक है, यानी कि NCLAT के पास, ठीक है। मैंने कल बताया था NCLAT होते क्या है। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये कंपनी लॉ होते, कंपनी लॉ का एक ऐसा कंपनी का एक ऐसा कोर्ट होता है जिसमें सिर्फ कंपनीज के केसेस ट्रायल, उनके केसेस ट्रायल होते हैं, ठीक है, उनके केसेस, उनके मुकदमे उस पर चलते हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तब, ठीक है। तो लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो वो कोर्ट किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है कि आप जाओ उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि संपत्ति और दायित्व का हिसाब करो, ठीक है। अगर किसी का दायित्व बनता है तो उसको उसके पैसे वापस करो, भले ही कंपनी की संपत्ति को बेचकर उसका दायित्व चुकाना पड़ जाए, ठीक है। वो काम करने वाले बंदे को लिक्विडेटर बोलते हैं, और वो लिक्विडेटर कहाँ के लिए अपॉइंट होता है? किसी कंपनी के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई? ये होता है कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है ना। अब अगला हम पढ़ेंगे कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट किसको कहते हैं?
कोड नॉर्मल भाषा में देखो, सब कई इंस्टीट्यूट में कई तरह से कोड की डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। हमारे कंपनी लॉ में दी गई है कि कोई भी हाई कोर्ट होगा, ठीक है, कोई हाई कोर्ट होगा जिसका जुरिस्डिक्शन होगा उस कंपनी के क्षेत्र में, ठीक है, उस हाई कोर्ट का अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होगा, अधिकारा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, अधिकारा क्षेत्र, उसका जुरिस्डिक्शन होगा वो, ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन होगा, अधिकारा क्षेत्र, ठीक है। अब वो अधिकारा क्षेत्र में अगर आती है कोई हाई कोर्ट आता है इस कंपनी के, कोई एक कंपनी है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के जुरिस्डिक्शन में ये हाई कोर्ट आता है, तो ये कोर्ट की डिफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कहते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है इस कंपनी के अधिकार क्षेत्र में तो उसको भी हम कोर्ट की डिफिनेशन में मानेंगे। और कोई सेशन कोर्ट आता है, ठीक है, सेशन कोर्ट, तो इसको भी हम कंपनी के डिफिनेशन में, कंपनी कोर्ट के डिफिनेशन में मानेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में एक और बात कही गई है कि कोई स्पेशल, अब जैसे कि अभी हमने देखा सेशन कोर्ट कोई होगा, वो अगर इस कंपनी के क्षेत्र में आता है जहां वो कंपनी बनी है, जिस एरिया में, मान लीजिए कि एक एरिया है, ठीक है, कोई भी एक एरिया, मान लीजिए कि हमारा लखनऊ का कोई भी एक हजरतगंज ले लीजिए, ठीक है, लखनऊ का हजरतगंज, ठीक है। अब हजरतगंज में कोई कंपनी बनी है तो उस हजरतगंज के एरिया में जो भी कोर्ट आएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, या फिर जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 435 में, सेक्शन 435 में डिफाइन किया गया है कि कोई भी सेशन कोर्ट, कोई भी अगर कोई भी स्पेशल कोर्ट अगर बनाई जाती है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है किसके लिए? इस कंपनी के लिए, कंपनी के क्षेत्र को, कंपनी को उस क्षेत्र में लाने के लिए, कि उसका जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए, तो वो भी कोर्ट की डिफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है, और कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि जेएम फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, अगर इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो ये भी कोर्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। ये कोर्ट की डिफिनेशन दी गई है, सीधी सीधी बात है, इतना शॉर्ट तरीके से हमने बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली बात नहीं है। कोर्ट को समझने के लिए क्या है, सीधी से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी सेशन कोर्ट, या फिर सेक्शन 435 में जो बताई गई स्पेशल कोर्ट है वो, या फिर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो उनको हम कोर्ट मान लेंगे, सीधी सीधी बात है। ओके, अब अगला है हमारा फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अभी देखो फॉरेन कंपनी होती क्या है, ठीक है। फॉरेन कंपनी किसको कहेंगे हम, ठीक है, वो हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोड समझ लिया, अब समझते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी की बात करता है, ठीक है। हम किन कंपनीज को फॉरेन कंपनी कहेंगे, ठीक है। कंपनी कई तरीके की होती हैं, अभी जब हम आगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बढ़ेंगे आगे, तो उसमें हमारा आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनियां बनती कैसी हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कई नामों से जाना जाता है उसको, कि कंपनियां बनाई कैसे जाती हैं, कौन कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो उसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी समझते हैं फॉरेन कंपनी बेसिकली होती क्या चीज़ है, ठीक है, किसको कहेंगे फॉरेन कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी होगी, ठीक है, कोई भी कंपनी होगी जो इनकॉर्पोरेटेड होगी, कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे? इंडिया के, भारत के बाहर बनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है, और दूसरी बात कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ठीक है, मतलब वो अपना बिजनेस इंडिया में कर रही है, बनी कहाँ? बाहर, लेकिन कर कहाँ रही है बिजनेस? इंडिया में। किस तरह से इंडिया में कर रही है? चाहे वो खुद अपनी कंपनी स्टैब्लिश करे, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, या फिर चाहे वो ऑनलाइन अपना बिजनेस यहाँ इंडिया में ग्रो कर रही हो, चाहे वो खुद की कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाहर, भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन
बिजनेस इंडिया में कर रही है। और दूसरी बात जो कही जा रही है, इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस की एक्टिविटी इंडिया में होनी चाहिए। कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो इंडिया में वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इतनी सी बात है। और बहुत ज़रूरी बात इसकी जानने वाली जो है वो ये है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो, भारत के बाहर बनाई गई हो इस कंपनी को, ठीक है ना। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। किस तरह से, चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों मोड एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने समझ लिया कि फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये समझ लिया हम लोगों ने, ये समझ लिया हमने, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। अब समझना क्या है, गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं। देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट, ठीक है, कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी किसको कहेंगे, कोई भी कंपनी का शेयर, कंपनी का शेयर होगा जो मोर देन 50%, मोर देन 50% होल्डिंग किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब गवर्नमेंट में कौन से गवर्नमेंट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी और एसजी स्टेट गवर्नमेंट और सीजी, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों या फिर बोथ, ठीक है। और ये बात जो कही गई है कि किसी कंपनी का 50% से ज़्यादा का शेयर, 50% से ज़्यादा का अंश अगर गवर्नमेंट लेती है या अपने पास रखती है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर। गवर्नमेंट कौन कौन हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दोनों मिलके खरीद सकती है, ठीक है। मान लीजिए 25% स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद लिया, 26% सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया, हो गया 51% टोटल। अब ये तो एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी गवर्नमेंट की कोई सब्सिडरी कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए ये कंपनी है XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है। अब इसके जो है गवर्नमेंट ने 51% शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। XYZ कंपनी के गवर्नमेंट ने 51% शेयर होल्ड कर लिए, अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या हो गई, इसकी होल्डिंग हो गई, क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी। ये क्या बन गई, XYZ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी मतलब अधीनस्थ, ठीक है, गवर्नमेंट की अधीनस्थ कंपनी बन गई। क्लियर। अब देखो, अब मान लीजिए XYZ जो गवर्नमेंट की अधीनस्थ कंपनी है, अब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 20% खरीद लिए, ठीक है, और 20% खरीद लिए इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी तो 40% ही हुए ना, 11% कहाँ है। अब 11% अगर इसने खरीद लिए तब भी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। क्लियर। ये सीधी सीधी बात है, तो हम समझ लिए हम लोग। अब आती है OPC, ठीक है। OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, ये डिफाइंड है हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही बंदा होगा, ठीक है, कोई एक ही व्यक्ति होगा जो कंपनी को फॉर्म करेगा, कंपनी को बनाएगा, ठीक है, और इसमें मिनिमम एक ही डायरेक्टर की ज़रूरत है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा लिखने की या ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा होता है, वही कंपनी बनाता है, वही डायरेक्टर के रूप में नियुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी। अब कंपनी 2 तरीके की होती है। पहले तो हमको ये समझना है कि कंपनियां होती कितने तरीके की हैं। देखो, कोई कंपनी होगी वो 2 टाइप की होगी, ठीक है। एक होगी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। दूसरा होगा पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी होगी। अब देखो, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस समझना है सिर्फ आपको, ठीक है। चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होंगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई भी कंपनी होगी जिसकी मिनिमम कैपिटल
जो पहले हुआ करती थी 1956 में, 2013 में भी हुआ करती थी, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट में, ठीक है, अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट 2015, ठीक है, उसमें ये बातें थी, जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया था, जो पैसा प्रेस्क्राइब किया गया था 1 लाख और 5 लाख, उसको हटा दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या कर दिया कि जो उसका शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, जो उसका शेयर कैपिटल या पेड अप मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, जो कंपनी अपने एमओए, ठीक है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है, वो होगी कंपनी की पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल जो प्रेस्क्राइब करेगी, जो ये खुद बताएगी, ये खुद इसको पावर दे दी गई है कि अब आप ही डिसाइड करोगे, ठीक है। वैसे पब्लिक की कंपनी में भी यही बात कही दी गई है, पब्लिक कंपनी जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में, ठीक है, 71 में, ठीक है। पब्लिक कंपनी देखो बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोग होते हैं, ठीक है। और इनके शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इनको शेयर ट्रांसफर करने की पावर नहीं दी गई है, ठीक है, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल का सेम होगा, इसका मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। सीधी सीधी बात है, समझते चल रहे हैं। इसमें शेयर ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है और इसमें है, ठीक है, इसमें कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर वो प्राइवेट कंपनी में है, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, तो खरीद सकता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर 2 लोग मिलकर के कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मिलकर के कोई शेयर को एक शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा, ठीक है, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। अलग अलग नहीं होगा कि हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों ने खरीदा है, नहीं। भले एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपये रही हो, अब 10,000 में 5,000 हस्बैंड ने दिया, 5,000 वाइफ ने दिया, तो दोनों अलग अलग ट्रीट नहीं किए जाएंगे। कंपनी की नज़र में दोनों एक हैं, एक शेयर होल्डर की तरह माने जाएंगे, ठीक है ना। अब जो इतनी सी बात है, इतना समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए आज के लिए ये इतना अभी डिफिनेशन क्लास हुआ, आगे का देखते हैं। अभी हमने कुछ डेफिनेशन कवर किया, अब आगे के 2-3 डेफिनेशन और बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंपनी लॉ में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, हम सारे कवर नहीं कर सकते ना, क्योंकि सारे हमारे एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बाकी जानने के लिए तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, बाकी हम जितना हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी होल्डिंग कंपनी होती क्या है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में डिफाइन है, ठीक है, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरे कंपनी पे, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ है, ठीक है, ये कंपनी है और ये कंपनी ये है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बना रहे हैं, इसको लिविंग पर्सन मत समझिएगा, ठीक है। ये कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। तो अब ए ने बी के 50% शेयर होल्ड कर ले लिए, ठीक है। अगर ये होल्ड कर लिया, ठीक है, तो ये हो गई होल्डिंग कंपनी, जिसने ले लिया वो होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ठीक है। और इसका जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका कंट्रोल होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इसके मीटिंग्स में जो भी डिसीजन ये तय करेगा वो ये लेंगे, ठीक है ना, पहली चीज़। और इसके डायरेक्शन से ही इसके कंपनी में काम होगा, ये होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है। अब दूसरा है सब्सिडरी कंपनी, जस्ट इसका अपोजिट, कि इस कंपनी के ये देखो, अभी यहाँ ये तीर इधर गया, अब ये तीर इधर ले आओ, ठीक है। इस कंपनी का होल्ड इसने किया तो ये कंपनी हो गई सब्सिडरी कंपनी। अब इसके 51% होल्ड इसने कर दिए, यानी कि इसके पास बचे कितने शेयर? 49% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल का, ठीक है। अब देखो 49% इनके पास शेयर है, ठीक है। 49% में अब ये
अपने मन की तो नहीं कर सकते ना, जिसके पास ज़्यादा वो उसका अधिकारी हो गया, आप उसके अधीनस्थ हो गए, ठीक है ना। तो ये अधीनस्थ हो गए हैं। अब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने बताया था ना, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, जो मीटिंग होती है तो वहाँ सारे डायरेक्टर इकट्ठा होते हैं, उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एक जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग, ठीक है, तो उसमें जो ये डिसीजन लेते हैं वो इनके लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, इनके ऊपर इनको मानना पड़ता है, ये बाध्य होते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रमोटर, जो कि 269 सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में, ठीक है, डिफाइन है। प्रमोटर, प्रमोटर किसको कहते हैं? प्रवर्तक, जो कंपनी को बनाता है। प्रमोटर हर वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी को बनाने के लिए जो उसके इनिशियल एफर्ट होते हैं वो करता है, यानी कि शुरुआती जो काम होते हैं, ठीक है, वो सारे काम वो करता है। और जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस तैयार होता है मेमोरेंडम में दिखाने के लिए, ठीक है, वो प्रमोटर का नाम होता है, उसमें जिस व्यक्ति का नाम होता है उसको प्रमोटर मानते हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात, जो प्रमोटर होते हैं, ठीक है, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेहतर प्रोग्रेस के लिए, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, बनने से पहले भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका कंट्रोल होगा, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, ओवर द अफेयर्स, अफेयर्स इन द सेंस कंपनी के मैटर्स पर, कंपनी में जो मैटर चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो डिसीजन लेने हैं, उस पर इसका कंट्रोल होता है प्रमोटर का, अंडरस्टैंड। और इसके डायरेक्शन से, प्रमोटर के डायरेक्शन से ये जो डायरेक्शन देगा, ठीक है, कि आपको ये करने हैं, तो वो कंपनी में अप्लाई होता है, कंपनी को मानना पड़ता है, क्योंकि वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर मतलब प्रवर्तक होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को बनाने के लिए इनिशियल स्टेजेस पर जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, जो सारे रिस्क को उठाता है और उसमें प्रॉस्पेक्टस बनाता है, आरओसी के पास जाके कंपनी को फाइल करता है, ठीक है, वो सारे जो एफर्ट्स करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। प्रमोटर समझ जाएगा आप लोगों को।